करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो हमारी जिंदगी को शायद यूपीआई की तरह ही बदल सकती है। इसका नाम है DRUVA। DRUVA। हाँ, इसे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली कड़ी बताया जा रहा है। पर ये पैसों के लिए नहीं बल्कि पतों के लिए है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि अब आपको लंबा चौड़ा पता लिखने की जरूरत नहीं, बस एक ईमेल आईडी जैसा लेबल, जैसे amit@dhruva, और बस हो गया। और इसके पीछे की तकनीक भी काफी कह सकते हैं सीधी और असरदार है। हाँ, पूरे देश को 12 वर्ग मीटर के छोटे छोटे ग्रिड में बांटा गया है। 12 वर्ग मीटर। हाँ, और हर ग्रिड को एक यूनिक 10 अंकों का कोड दिया गया है, जिसे डिजी-पिन कहते हैं। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन ग्रामीण इलाकों में होगा जहां पते साफ नहीं होते। सोचिए उस छोटे से गांव के बारे में जहां एक ही नाम के 5 लोग हैं, घर पर कोई नंबर नहीं। और अमेज़न का डिलीवरी वाला बेचारा कहाँ कहाँ भटकेगा। बिल्कुल, डिजी-पिन उस तक सीधे पैकेज पहुंचा सकता है। सुनने में तो ये कमाल का आइडिया लग रहा है, खासकर ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जिसका जिक्र बेनी चड्ढा ने अपने रिसर्च में किया है। सवाल ये है कि ये सिस्टम शहरी गवर्नेंस मतलब नगर पालिकाओं के कामकाज के लिए कितना मददगार होगा। और यहीं पर इस सिस्टम का सबसे बड़ा पेंच है। बेनी चड्ढा का तर्क है कि DHURA पतों को इमारतों या जमीन से नहीं बल्कि सीधे लोगों से जोड़ता है। लोगों से जोड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका पता एक पब्लिक जानकारी ना होकर आपकी सहमति पर आधारित एक प्राइवेट डेटा बन जाएगा। अगर आप अपना पता किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते तो कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा पता अब एक पब्लिक जानकारी नहीं बल्कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया है। एक तरह से हाँ। तो कल को अगर नगर निगम को मेरे इलाके में कोई नई सीवर लाइन डालनी है या किसी बीमारी के फैलने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, तो क्या उन्हें हर नागरिक से इजाजत लेनी पड़ेगी? बिल्कुल। और यहीं पर शहरी योजना बनाने वालों के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। अगर बड़ी संख्या में लोग अपना पता साझा करने के लिए सहमति नहीं देते, तो सरकार के पास जो डेटा सेट बनेगा वो अधूरा होगा। अच्छा। दुनिया के कई देशों में जब पतों का डिजिटलीकरण हुआ तो उसे व्यक्तिगत जानकारी से अलग रखा गया, ताकि गवर्नेंस के लिए एक मजबूत और सार्वजनिक डेटाबेस तैयार हो सके। तो DHRUV का मॉडल प्राइवेसी के लिहाज से तो अच्छा है। हाँ, लेकिन गवर्नेंस के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है। तो एक तरफ DHRUV के जरिए ये तय हो रहा है कि आप कहाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ एक इससे भी बड़ा और ज्यादा उलझा सवाल है कि आप कौन हैं। बिल्कुल, और ये हमें सीधे नागरिकता के विरोधाभास पर ले आता है। सही पकड़ा आपने। भारत में नागरिकता का मुद्दा इसीलिए इतना जटिल है क्योंकि इसे साबित करने के लिए कोई एक दस्तावेज नहीं है। मतलब पासपोर्ट या वोटर आईडी भी नहीं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पासपोर्ट या वोटर लिस्ट में नाम होना भारतीय होने का पक्का सबूत है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है। इन्हें नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। अच्छा। इसी वजह से जब चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन यानी SIR जैसी कोई प्रक्रिया चलाता है तो उस पर हमेशा कानूनी सवाल उठते हैं। और ये इतना उलझा हुआ कैसे? मतलब कानून हमेशा से ऐसा ही था या समय के साथ बदला है? नहीं, ये समय के साथ बहुत बदला है। आजादी के बाद लंबे समय तक भारत में नागरिकता जन्म के आधार पर मिलती थी। जो सोली या मिट्टी का अधिकार। बिल्कुल, यानी जिसका जन्म भारत की धरती पर हुआ वो भारतीय है। लेकिन धीरे धीरे कानून का झुकाव वंश की ओर होता गया, जिसे जुस सैंग्विनस कहते हैं। रक्त का अधिकार। तो आज की तारीख में कानून क्या कहता है? आज कानून की 3 परतें हैं। जो कोई भी 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ वो जन्म से नागरिक है। जो लोग उसके बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए, उनके लिए शर्त ये थी कि उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और 2004 के बाद? 2004 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए नियम और भी सख्त हो गए। माता पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना और दूसरे का अवैध प्रवासी ना होना जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नागरिकता साबित करने का बोझ किस पर है ना? और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब नागरिकता साबित करने का बोझ पूरी तरह से व्यक्ति पर है, राज्य पर नहीं। ये तो नागरिक और राज्य के रिश्ते को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठा सकता है और फिर उस व्यक्ति को दस्तावेजों के जरिए ये साबित करना होगा कि वो इसी देश का है। इसका सबसे बड़ा और जमीनी उदाहरण हमने असम में NRC के दौरान देखा, जहां 2019 के ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ लोगों में से लगभग 19 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल। और यही लोकतंत्र का एक बुनियादी विरोधाभास सामने आता है। राज्य जिसे लोगों ने मिलकर बनाया है, उसी राज्य के पास ये तय करने की ताकत आ जाती है कि आखिर लोग हैं कौन।
और ये फैसला कोई बड़ा अधिकारी नहीं लेता। नहीं, ये फैसला जमीनी स्तर पर एक कांस्टेबल या एक गांव का क्लर्क ले रहा होता है, जो आपके दिए गए कागजों को देखकर आपकी तकदीर तय कर देता है। पहचान और अधिकारों का ये सवाल सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। ये सवाल हमारी जेलों के अंदर भी उतना ही गंभीर है, खासकर जब बात दिव्यांग कैदियों की आती है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साईबाबा और स्टेन स्वामी जैसे मामलों का हवाला देते हुए हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। जेलों को निर्देश दिया है कि वे दिव्यांग कैदियों को जरूरी सहायता और सुविधाएं मुहैया कराएं। समस्या यह है कि हमारे पास 2016 का एक बहुत अच्छा कानून दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तो है, लेकिन जेलों के अंदर ये ठीक से लागू ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या जेल के नियम कानून अलग हैं? ज्यादातर राज्यों के जेल मैनुअल दशकों पुराने हैं। वे एक ऐसे स्वस्थ और सक्षम कैदी की कल्पना पर आधारित हैं जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। अच्छा। वे दिव्यांगता की जरूरतों को ध्यान में ही नहीं रखते। तो जब जीएन साईबाबा जैसे 90% दिव्यांग व्यक्ति को जेल भेजा जाता है, तो सिस्टम के पास उन्हें संभालने का कोई तरीका ही नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा और भी गहरा हो जाता है जब हम इसमें जाति का पहलू जोड़ते हैं। बिल्कुल। हमारे सोर्स बताते हैं कि जेलों में दलित और आदिवासी कैदियों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। और ये एक बहुत ही गंभीर बात है। अक्सर जेलों में सफाई जैसे काम इन्हीं समुदायों के कैदियों को सौंपे जाते हैं। तो सोचिए, एक व्यक्ति जो पहले से ही जातिगत पूर्वाग्रह का शिकार है, अगर वो दिव्यांग भी हो तो उस पर ये दोहरा बोझ पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बहुत अहम हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए जेल मैनुअल में बड़े बदलाव, ज्यादा फंड और स्वतंत्र निगरानी की सख्त जरूरत है, वरना ये सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। तो राज्य अपने लोगों की पहचान और अधिकारों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये हमने देखा, लेकिन ये व्यवहार लोगों की जेब पर भी तो सीधा असर डालता है। चलिए अब इसी बात को अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था की नब्ज समझने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के फैसलों से बेहतर कोई जगह नहीं। हाँ। हाल ही में एमपीसी ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे रेपो रेट 5.25% हो गया है। एक मिनट, ये आधार अंक या बेसिस पॉइंट्स का चक्कर क्या है? इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे देखिए, 100 आधार अंक का मतलब होता है 1%, तो 25 आधार अंकों की कटौती का मतलब है 0.25% की कमी। अच्छा। अगर आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया है, तो अब आपको उस पर 25 पैसे कम ब्याज देना होगा। सुनने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब हजारों करोड़ के होम लोन और कार लोन की बात आती है, तो ये अर्थव्यवस्था में खर्च करने के लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, हमारी अर्थव्यवस्था तो 8.2% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। तो फिर ब्याज दरें कम करने की क्या जरूरत है? ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक तेज दौड़ती गाड़ी को और तेज भगाने की कोशिश करना। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही वो पहेली है जिसे सब सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले के पीछे आरबीआई की 2 में से एक सोच हो सकती है। पहली, शायद आरबीआई को लगता है कि 8.2% का जो आंकड़ा दिख रहा है वो उतना मजबूत नहीं है और अर्थव्यवस्था को अभी भी सहारे की जरूरत है। या दूसरी सोच ये हो सकती है कि भारतीय कंपनियों के पास अभी भी काफी अतिरिक्त क्षमता है, मतलब वे और ज्यादा उत्पादन कर सकती हैं। हाँ, और इसलिए विकास को और बढ़ावा देने में कोई हर्ज नहीं है। अर्थव्यवस्था के ज्यादा गर्म होने का जोखिम कम है। और क्या इसमें कोई बाहरी कारक भी है, जैसे दुनिया भर में जो चल रहा है उसका कोई असर? हाँ, एक बहुत बड़ा बाहरी कारक है, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ। अच्छा। इसका पूरा असर भारतीय निर्यातकों पर अभी दिखना बाकी है। ऐसे में सस्ता कर्ज हमारे निर्यातकों, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों एमएसएमईज को वैश्विक बाजार में टिके रहने में मदद करेगा। लेकिन इस सब का महंगाई पर क्या असर होगा? मुझे याद है 2019 में भी इसी तरह दरें घटाई गई थीं और उसके एक साल के अंदर महंगाई 2% से बढ़कर 7.6% पर पहुंच गई थी। और एमपीसी को ये बात अच्छी तरह याद है, इसीलिए इस बार वे बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनका अनुमान है कि इस साल महंगाई 2% के आसपास रहेगी, जो काफी कम है। लेकिन अगर खाने पीने की चीजों या कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं, तो सारा खेल बिगड़ सकता है। इसीलिए एमपीसी ने अपने रुख को तटस्थ रखा है। तटस्थ मतलब वे दरवाजे खुले रख रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे तेजी से ब्याज दरें बढ़ा भी सकते हैं।
ये वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक समझदारी भरा कदम है। तो एक तरफ घरेलू अर्थव्यवस्था को सावधानी से संभाला जा रहा है और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि भारत अपने दो सबसे अहम और जटिल वैश्विक साझेदारों रूस और चीन के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है। शुरुआत करते हैं एक पुराने दोस्त रूस से। हाल ही में नई दिल्ली में 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली भारत यात्रा थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। ये ऐसे समय में हुई जब अमेरिका में ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने की अटकलों के बीच यूक्रेन में शांति प्रयासों पर जोर दिया जा रहा था। पुतिन की यह यात्रा दुनिया को एक संकेत थी कि रूस अलग थलग नहीं पड़ा है। फोटो ऑप्स और संकेतों से आगे बढ़कर जमीन पर क्या ठोस नतीजे निकले? क्या कोई बड़ी डील हुई? हाँ, आर्थिक मोर्चे पर 2030 तक के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना है। $100 अरब? जी। इसमें ऊर्जा, उर्वरक और रेलवे जैसे पारंपरिक क्षेत्र तो हैं ही, लेकिन इस बार 3 नए और बहुत दिलचस्प क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं। वो कौन से हैं? पहला है समुद्री संपर्क, जिसमें चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक तक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग यानी नॉर्दर्न सी रूट शामिल है। दूसरा आर्कटिक में सहयोग, और तीसरा जो शायद सबसे अप्रत्याशित है, क्या? वो है रूस को कुशल भारतीय श्रमिकों का निर्यात। 1 मिनट, भारत से कुशल कामगार रूस जाएंगे, ये तो काफी नया है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे रूस का गहराता जनसांख्यिकी संकट है। रूस की आबादी घट रही है और वहां काम करने वालों की कमी है। और भारत के पास एक विशाल युवा कार्यबल है। बिल्कुल, यह एक ऐसी स्थिति है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, और ये पारंपरिक रक्षा सौदों से हटकर रिश्तों को एक नया आयाम दे सकती है। तो एक तरफ रूस के साथ पुरानी दोस्ती को नई ऊर्जा दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारा सबसे जटिल पड़ोसी है चीन, जिसके साथ रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। बिल्कुल, और चीन भी इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसने हाल ही में अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव पारित किया है। एक तरह से देखें तो दोनों देश, भारत अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ और चीन अपने राष्ट्रीय कायाकल्प के मिशन के साथ विकास के एक ही रास्ते पर दौड़ रहे हैं और कभी-कभी एक दूसरे से होड़ भी कर रहे हैं। चलिए पहले सहयोग की बात करते हैं। व्यापार के आंकड़े तो काफी बड़े लगते हैं ना? बहुत बड़े। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $138 अरब को पार कर गया। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने की काफी क्षमता है। जैसे चीन की ताकत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो भारत की ताकत आईटी, सर्विस और बायोफार्मास्यूटिकल्स में है। और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। हाँ, चीन में योग, बॉलीवुड फिल्में और दार्जिलिंग चाय आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। हाल ही में भारतीय तीर्थ यात्राएं और चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा भी फिर से शुरू हुए हैं। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, व्यापार, योग, फिल्में, लेकिन हम उस एलिफेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो कमरे में खड़ा है, सीमा विवाद। हम व्यापार और चाय की बात को सैनिकों के आमने सामने खड़े होने की हकीकत से कैसे अलग कर सकते हैं? और आप सही मुद्दे पर आइए। यही आज भारतीय विदेश नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस जटिल रिश्ते को कैसे संतुलित किया जाए? एक तरफ आर्थिक निर्भरता है, तो दूसरी तरफ सीमा पर गहरा अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या दोनों देश सिर्फ तनाव में ही रहेंगे? रास्ता शायद ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों से निकलता है। अच्छा। इन मंचों पर, जहां वैश्विक मुद्दों पर बात होती है, भारत और चीन अक्सर एक जैसा रुख अपनाते हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, खाद्य सुरक्षा हो या विकासशील देशों के अधिकारों की बात हो। तो मतलब द्विपक्षीय रिश्ते भले ही तनावपूर्ण हों, वैश्विक मंचों पर सहयोग की गुंजाइश बनी रहती है। बिल्कुल, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारत और चीन के बीच हमेशा से एक स्नेहपूर्ण भाईचारा रहा है। आज वो भाईचारा भले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, लेकिन सहयोग की जरूरत दोनों देशों को है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक डिजिटल पते से लेकर वैश्विक कूटनीति तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह एक जटिल संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, चाहे वो प्राइवेसी और गवर्नेंस के बीच संतुलन बनाना हो, नागरिकता के कानून में मिट्टी और रक्त के अधिकार के बीच संतुलन साधना हो, विकास और महंगाई के बीच संतुलन खोजना हो, या फिर दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता के बीच संतुलन बनाना हो, हर जगह एक ही थीम दिखाई देती है: जटिलताओं के बीच रास्ता निकालना।
और आज की इस बातचीत से हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। डिजिटल पहचान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और इस बदलती दुनिया में एक व्यक्ति, उसके समुदाय और राज्य के बीच का रिश्ता, ये कैसे बदल रहा है? और 21वीं सदी में एक व्यक्ति और एक राष्ट्र, दोनों के लिए संप्रभुता का असली मतलब क्या है?